नमस्कार, स्वागत है आपका जस्ट इंडिया में और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। रुक करेंगे उन तमाम खबरों का जिनका सरोकार है आपसे। खबरों के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंज किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। देश की शान वायुसेना ने गुरुवार को अपना 88वां स्थापना दिवस मनाया है। इस मौके पर गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर कार्यक्रम हुआ, जिसमें वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया ने देश को संबोधित किया। लेकिन इस कार्यक्रम में आकर्षण का केंद्र रहा राफेल लड़ाकू विमान, जिसने पहली बार इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। फ्रांस से हाल ही में आए 5 राफेल लड़ाकू विमानों में से 2 विमान यहां मौजूद रहे, जिसमें से एक ने उड़ान भरी। राफेल ने जब आसमान में अपना दम दिखाया तो हर कोई उसे देखता ही रह गया। राफेल के साथ जगुआर लड़ाकू विमानों ने फॉर्मेशन तैयार की थी, जो कि शानदार नज़ारा रहा। इस दौरान राफेल ने आसमान में करतब दिखाई। राफेल लड़ाकू विमान के अलावा सुखोई, मिग, ग्लोबमास्टर, अपाचे, चिनूक हेलीकॉप्टर ने भी आसमान में अपनी ताकत दिखाई। इस बार फ्लाइट पास्ट में कुल 56 विमान शामिल हुए, जिनमें देश और विदेशी कई लड़ाकू और अन्य विमान हेलीकॉप्टर शामिल रहे। इनके अलावा सूर्य किरण और सारंग टीम ने भी अपनी ताकत का एहसास करवाया। देश को संबोधित करते हुए वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया ने सुरक्षा का भरोसा दिलाया। साथ ही कहा कि हमारे क्षेत्र में खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। पड़ोसी देश के जरिए आतंकियों के खतरे को बढ़ाया जा रहा है, तो वहीं साइबर स्पेस के चलते भी हमें नई चुनौतियां देखने को मिल रही हैं। वायुसेना हर मोर्चे पर अपने आप को तैयार रखी है, साथ ही बॉर्डर पर पैनी निगाहें बनाए हुए है। चलिए तो इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर से मुखातिब करवा दें आपको, कांग्रेस की टिकट के आवेदन की आज अंतिम तारीख है। बता दें आज अंतिम दिन कांग्रेस की टिकट के आवेदन का। आज अब सभी दावेदार अपनी दावेदारी पेश करेंगे और उसके बाद कांग्रेस में मंथन होगा कि कौन सा प्रत्याशी बड़ौदा उपचुनाव के लिए उतारा जाएगा। बता दें अभी तक 18 दावेदारों ने अपना आवेदन दे दिया है। कांग्रेस ने टिकट के आवेदन की अंतिम तारीख बढ़ाई थी। पहले ये तारीख 6 अक्टूबर थी, उसके बाद इसे बढ़ाकर 8 अक्टूबर कर दिया गया। और कांग्रेस ने कहा कि जो प्रत्याशी अपना नाम नहीं दे पाए हैं वो 8 अक्टूबर तक अपना नाम दें। और इसी के मद्देनजर 18 दावेदारों ने अपनी दावेदारी पेश कर दी है, जिस पर अब मंथन होगा और बड़ौदा उपचुनाव में बड़ौदा सीट से किसको उतारा जाएगा ये देखना अहम होगा। कांग्रेस इस पर मंथन करेगी और उसके बाद प्रत्याशियों का नाम के ऐलान जल्द ही हो सकता है। कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही इन नामों का ऐलान हो सकता है। बता दें कि श्री कृष्ण हुड्डा के बेटे जीता हुड्डा ने भी अपना आवेदन दे दिया है। श्री कृष्ण हुड्डा लगातार 3 बार बड़ौदा से विधायक रह चुके हैं कांग्रेस की ओर से। बता दें आपको कांग्रेस का गढ़ रह चुकी है और अभी भी बड़ौदा जो है वो कांग्रेस का गढ़ है, जहां पर श्री कृष्ण हुड्डा के निधन के बाद अब उपचुनाव हो रहे हैं। उनके निधन के बाद ये सीट खाली हुई थी और अब इसमें अंतिम चुनाव हो रहे हैं। चलिए तो अगली खबर की ओर रुख करेंगे। एक और कांग्रेस तो वहीं हरियाणा में भी सत्तारूढ़ बीजेपी बड़ौदा उपचुनाव के लिए प्रत्याशी की तलाश में जुट गई है। 10 अक्टूबर को सोनीपत में प्रदेश चुनाव समिति की बैठक बुलाई गई है। माना यह भी जा रहा है कि चुनाव समिति की बैठक में बड़ौदा प्रत्याशी को लेकर मंथन होगा। बैठक के बाद बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी के गठन पर काम किया जाएगा। हरियाणा प्रदेश चुनाव समिति की बैठक प्रदेश अध्यक्ष OP धनखड़ की अध्यक्षता में होगी। इसी के साथ बता दें मुख्यमंत्री मनोहर लाल, पूर्व शिक्षा मंत्री प्रोफेसर रामविलास शर्मा, पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु, केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह, कृष्णपाल गुर्जर, रतन लाल कटारिया, पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह और पूर्व सांसद डॉक्टर सुधा यादव, प्रदेश महामंत्री एडवोकेट वेदपाल, संजय भाटिया और संदीप जोशी और संगठन महामंत्री सुरेश भट्ट इस बैठक में मौजूद रहेंगे। मुख्य रूप से ये मौजूद रहेंगे। बैठक में ही बीजेपी प्रत्याशी को लेकर सभी नेताओं से विचार विमर्श होगा। फिलहाल 2019 में बड़ौदा से उपचुनाव लड़ चुके ओलंपिक पदक विजेता पहलवान योगेश्वर दत्त हल्के में प्रचार करने में जुटे हुए हैं। उनके सिर पर सीएम का हाथ होने की वजह से उन्हें टिकट मिलने का प्रबल संभावना यहां पर जताई जा रही है। शुरुआत में यह भी मंथन हुआ था कि किसी जाट को ही चुनावी मैदान में उतारा जाएगा, लेकिन अब बीजेपी गैर जाट कार्ड खेलने की दिशा में आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। अंतर्राष्ट्रीय महिला पहलवान और बीजेपी नेत्री बबीता फोगाट ने एक बार फिर से सरकारी नौकरी छोड़ दी है। बबीता ने पहले भी सियासी कारणों से नौकरी छोड़ी थी और इस बार भी यही वजह है। बबीता ने इस बार हरियाणा सरकार के खेल उपनिदेशक की नौकरी बड़ी भूमिका के लिए छोड़ी है।
बताया जाता है कि बीजेपी बबीता को राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय करेगी। वो बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी की स्टार प्रचारक बन सकती हैं। पिछले साल अगस्त में बीजेपी में शामिल होते ही हरियाणा पुलिस से इस्तीफा देने वाली दंगलगर ने बुधवार को खेल विभाग की उपनिदेशक पद से त्यागपत्र दे दिया। विभाग के प्रधान सचिव को भेजे इस्तीफे में हालांकि उन्होंने निजी कारणों का हवाला दिया, लेकिन बताया जाता है कि अब वो राष्ट्रीय स्तर पर राजनीति करेंगी। दोपहर बाद बबीता ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल से भी मुलाकात की। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि बबीता फोगाट में बीजेपी अपनी तेज तर्रार नेत्रियां उमा भारती और साध्वी ऋतंभरा की छवि देख रही हैं। पार्टी की रणनीति बिहार विधानसभा चुनाव और हरियाणा की बड़ौदा सीट के उपचुनाव में बबीता को स्टार प्रचारक के रूप में इस्तेमाल करने की है। बबीता फोगाट ने कंगना रनौत से लेकर दूसरे कई मसलों पर बेबाकी से अपनी राय रखते हुए विवादास्पद ट्वीट भी किए थे। बताया जाता है कि बीजेपी को बबीता का आक्रामक तेवर रास आते हैं और राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय होने की इच्छुक बबीता फोगाट के फैन और फॉलोअर भी इस समय खूब हैं। वहीं हाथरस गैंगरेप कांड में एक नया मोड़ सामने आया है, जिसने पूरे ही केस की दशा बदल दी है। दरअसल आरोपियों ने पुलिस अधीक्षक को चिट्ठी लिखकर खुद को बेकसूर बताया है और दावा किया है कि पूरा मामला ऑनर किलिंग का है। इस पर पीड़िता की भाभी, मां और पिता ने कहा कि हमारे खिलाफ साजिश की जा रही है। भाभी ने कहा कि पीड़िता चुपके से जला दिया जाता है और अब हम लोगों को जहर दे दो। वहीं दो आरोपियों रामू और रवि की मां ने कहा कि हमारे दोनों बेटे निर्दोष हैं, उनको बाद में फंसाया गया है। चिट्ठी में जो लिखा है वो सही होगा, लेकिन हमने ये नहीं देखा है कि वो कब मिलने जाते थे और कब नहीं। गौरतलब हो कि मुख्य आरोपी संदीप ने आज एसपी हाथरस को एक चिट्ठी लिखी थी, जिसमें आरोपी संदीप ने लिखा कि पीड़िता के साथ मेरी दोस्ती थी। मुलाकात के साथ मेरी कभी कभी उससे फ़ोन पर बात भी हो जाती थी। मेरी ये दोस्ती उसके घर वालों को पसंद न थी। घटना के दिन पीड़िता ने मुझे मिलने के लिए खेत में बुलाया था। जब मैं वहां पहुंचा तो पीड़िता के साथ उसकी मां और भाई मौजूद थे। तब पीड़िता के कहने पर मैं अपने घर चला गया। उसके पिता के साथ पशुओं को पानी पिला रहा था। तभी मुझे खबर मिली कि पीड़िता की मां और उसके भाई ने पिटाई की है। उसे गंभीर चोटें भी आई थी, बाद में उसकी मौत हो गई। संदीप ने कहा कि मैंने कभी भी पीड़िता को मारा नहीं है और न ही कभी कोई गलत काम किया। उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुई मनीषा गैंगरेप और हत्याकांड मामले को लेकर हरियाणा युवा एकता मंच के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र बागड़ी के नेतृत्व में स्थानीय अंबेडकर चौक पर जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान मामले में आरोपियों की पैरवी कर रहे रोहतक के 2 वकीलों का पुतला भी फूंका गया। वहीं मौके पर महेंद्र बागड़ी ने कहा कि ऐसे निर्मम गैंगरेप और हत्या की पैरवी करने वाले रोहतक के दोनों वकील एडवोकेट मोहित वर्मा, एडवोकेट सुनील शर्मा भी आरोपियों को बचाने के दोषी हैं। ये दोनों वकील सबूत मिटाने के लिए प्रख्यात हैं और रोहतक बार एसोसिएशन को इन्हें तुरंत डीबार किया जाए। उन्होंने कहा कि पूरे देश की जनता इस गैंगरेप और हत्याकांड से क्षुब्ध है। वहीं उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन दोषियों को बचाने में और पीड़ित परिवार को डराने धमकाने का काम कर रहा है, जिसकी हरियाणा युवा एकता मंच कड़े शब्दों में निंदा करता है। साथ ही दोषियों के लिए तत्कालीन चौराहे पर फांसी की मांग करता है। वहीं मिशन एकता समिति की प्रदेश अध्यक्ष कांता अलाड़िया ने कहा कि बीजेपी शासनकाल में कहीं भी कोई बहन बेटी सुरक्षित नहीं है। अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ चुकी हैं। मनीषा के दोषियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। इन दोनों वकीलों को बाहर से बाहर करो, इन दोनों वकीलों को बाहर। राज्य में कोरोना पॉजिटिव मरीजों के घर के बाहर पहचान के लिए लगाए जाने वाला लाल कलर का स्टिकर अब नहीं लगाया जाएगा। जिन मरीजों के घर भी ये लगाया हुआ है उसे भी अब हटाया जाएगा। इसे लेकर मुख्य सचिव विजयवर्धन का आदेश जारी होने के बाद स्वास्थ्य विभाग के महानिदेशक डॉक्टर सूरज भाजन कंबोज ने सभी सिविल सर्जन को पत्र लिख दिया है। पंजाब में स्टिकर लगाए जाने पर पहले ही रोक लगी हुई है। उधर हरियाणा में अब कोरोना के नए केसों की संख्या स्थिर हो गई है। पिछले एक सप्ताह से रोज नए मरीज 1100 से 1300 के बीच मिल रहे हैं। बुधवार को 1223 पॉजिटिव मिले हैं। इनमें से 53% केस सिर्फ 5 जिलों में ही मिले हैं। इनमें गुरुग्राम से सबसे ज्यादा 293, फरीदाबाद में 178, सोनीपत में 66, हिसार में 65 और अंबाला में 56 केस मिले हैं। राहत की बात यह है कि 13 जिलों में नए मरीजों का आंकड़ा 50 से कम रहा। नूंह में लंबे समय के बाद एक भी नया मरीज नहीं मिला। वहीं अब संक्रमितों की कुल संख्या 1,37,669 हो गई है।
वहीं चिंता की बात भी ये है कि एक दिन में 23 मरीजों की मौत भी हुई है। पंचकुला में सबसे ज्यादा 5, हिसार में 3, फरीदाबाद, पलवल, भिवानी और हिसार में 2-2, गुरुग्राम, नूंह, यमुनानगर, सिरसा, कुरुक्षेत्र, रेवाड़ी, पानीपत में 1-1 मरीज की जान चली। चलिए तो अगली खबर की ओर रुख करेंगे। पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की नवनियुक्त चिकित्सक अधीक्षक डॉक्टर पुष्पा दहिया ने अपनी नियुक्ति के अगले ही दिन एक्शन मोड में आते हुए ट्रॉमा सेंटर और लाला श्याम लाल बिल्डिंग का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने सभी समस्याओं का मौके पर ही निपटारण किया। कोविड-19 के सैंपलिंग इंचार्ज डॉक्टर हरनीत ने जानकारी देते हुए बताया कि गुरुवार को चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर पुष्पा दहिया ने ट्रॉमा सेंटर के बाहर कोविड-19 की जांच के लिए शुरू किए जाने वाले सैंपलिंग क्षेत्र का औचक निरीक्षण किया। डॉक्टर पुष्पा दहिया ने बताया कि अतिशीघ्र ट्रॉमा सेंटर के सामने बने वेटिंग एरिया में कोविड की सैंपलिंग शुरू कर दी जाएगी। उन्होंने बताया कि इस क्षेत्र में मरीजों को कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े, इसके लिए उन्होंने सभी जरूरी दिशा निर्देश देते हुए तुरंत प्रभाव से सभी कर्मियों को दूर करने का आदेश दिया है। चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर पुष्पा दहिया ने कहा कि संस्थान का हमेशा यही प्रयास रहता है कि संस्थान में आने वाले मरीजों और उनके परिजनों को किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। इसके लिए संस्थान पूर्ण रूप से प्रयासरत है। पिछले काफी समय से देखा जा रहा था कि आपातकाल के विभाग के साथ सैंपलिंग क्षेत्र होने के चलते इन्फेक्शन फैलने का काफी खतरा था, लेकिन सभी की जरूरतों का ध्यान रखते हुए कोविड-19 की सैंपलिंग को ट्रॉमा सेंटर में शिफ्ट करने का निर्णय लिया गया है। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक पीपीई किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, सेक्टर 25, पानीपत, हरियाणा। मेडिफिल इंटरनेशनल, 7 शीतल कॉम्प्लेक्स, सुभाष नगर, रोहतक। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए जस्ट इंडिया के साथ। नमस्कार।